किसका ये वीडियो ऑन है? भैया वीडियो ऑफ करो। गणेश जी वीडियो ऑफ करिए। गुड। तो वार्निंग सिग्नल की हम बात कर रहे हैं। वीडियो ऑफ करने में ना जो लाल स्विच है ना बीच में, सब वीडियो ऑफ करिए गणेश मालवी सर। जी सर कर वीडियो रहा ऑफ हूँ, कर। ठीक है। ठीक हाँ, है वो क्या होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है सर बाकी सबका कुछ। जी सर, जी सर कर रहा हूँ। चलो क्लिनिक बढ़िया चल रहा है। जी चलो आप। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। सर लाल स्विच के जस्ट साइड में वीडियो एक दिखेगा आपको, विंडो। सर, वो कहीं दिख रहा है और कभी दिख नहीं रहा है। वो मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हैंग हो रहा है कि क्या दिक्कत है। नहीं सर, लाल स्विच जस्ट साइड में वीडियो हाँ दिख रहा होगा, हो, उसको ऑफ कर। जी सर, हो गया हो गया। हाँ, आप भी दिख रहे हो आप। अब जी आपको सर, क्या ठीक है। आवाज भी प्रॉपर आएगी और सब बढ़िया रहेगा। मैं तो दिख रहा हूँ जी सबको। सर, जी सर दिख रहा है, दिख रहा नया भी हूँ। है, स्मार्ट लग रहा है सर। सर माइक भी ऑफ करना पड़ेगा। लाल स्विच के राइट साइड में माइक भी होगा, उसको भी ऑफ कर लो। ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीएम। सीएम में मैंने काफी चैप्टर पढ़ा दिए हैं अभी। मैं रिवाइज कराऊंगा जो लोग नए जुड़े हैं, तो थोड़ा समझ में कम आएगा जो आज नए हैं। बट कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन में हमें हर वो चीज जो एज अ डॉक्टर सबको पता होना चाहिए, वो इस सब में लिखा हुआ है ना। क्या डॉक्टर को किस चीज का नॉलेज होना चाहिए। ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बीमारी क्या होती है, डायग्नोस कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या है, वो है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है डिसीज से ज्यादा जरूरी ये पता है, क्योंकि डिसीज तो आप गूगल पे डालोगे, सोरियासिस, अभी आ जाएगा ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन सब। लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, जो प्रैक्टिस में काम आता है, वो आपको सीएम से मिलता है, कम्युनिटी मेडिसिन। और इसका एक और नाम है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसमें यह बताया गया है कि हम कैसे समाज को स्वस्थ रखें, कैसे क्या करें एज अ डॉक्टर की व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, बीमारी ना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या आप चाहोगे, आपको पता होगा कि चलो यार हम तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यार हमने तो फोर्थ ईयर में आ गए, हम तो बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर है, ले कोरोना हो भी जाएगा तो हम निपटा लेंगे आर्सेनिक से। लेकिन क्या आप ये चाहोगे कि कोरोना हो? माइक ऑफ करो। कौन जुड़ा नया अभी? माइक ऑफ करो। चलिए, तो अब मैं उसमें एक नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बताए थे, हमारे जो धंधे पानी में क्या क्या हमको बीमारियां होती है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ मेंटल हेल्थ, और उसमें मैं बता रहा हूँ कि हमें फिजिकली भी हेल्थी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्थी होना चाहिए, और सोशली भी हेल्थी होना चाहिए। ये किसका वीडियो ऑन हो गया? और अब ये बेटा, तुम्हारा वीडियो भी ऑन है और माइक भी ऑन है, ऑफ करो। पंखा दिख रहा है, तुम दिख भी नहीं रही प्रॉपर। चलो, तो वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ अब मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या क्या चीजें होती है जो ये डिसाइड करती है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो कि नहीं हो। तो उसमें पहला है, आर यू ऑलवेज वरिंग। क्या आप हमेशा चिंतित रहते हो, और मेरे को कोरोना नहीं हो जाए, बीएचएमएस करने के बाद मैं क्या करूंगा, शादी होगी कि नहीं होगी, अच्छा छोरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दहेज तो नहीं मांगेंगे, है ना, खाना तो नहीं बनवाएंगे, झाड़ू पोछे तो नहीं करवाएंगे, है ना, यार छोरों को, अरे छोरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मारेगी तो नहीं। तो आर यू ऑलवेज वरिंग, क्या आप हमेशा चिंतित रहते हैं? हाँ, तो आप पागल हैं। दूसरा, आर यू अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ अनरिकॉग्नाइज रीजन। आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, 50-60 लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, मतलब क्लास में, और उनमें से जो लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, अरे यार समझ में नहीं आ रहा यार सर का, यार पता नहीं क्या, मुझे मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप पागल हैं। दूसरा। तीसरा, आर यू कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी विदाउट रीजन। पता नहीं क्यों, कुछ भी नहीं हुआ, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है यार आज। क्यों रे, क्या हो गया? तबियत खराब है? नहीं यार। क्या पैसे की टेंशन है? नहीं यार। क्या क्लिनिक नहीं चल रहा? नहीं यार। फिर बीवी से झगड़ा हुआ? नहीं यार। घर वालों की कोई परेशानी? नहीं यार। अरे फिर हुआ क्या है? पता
पता नहीं, ये पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, इट मीन्स यू आर पागल, है ना। ये सब आप ढूंढना अपने आप में, है ना। वो लिख देते हो स्टेटस, फीलिंग सैड, फीलिंग लो, फीलिंग अनहैप्पी, पागल हो रहे हो, है ना। डू यू लॉस योर टेम्पर इजीली एंड ऑफनली, क्या आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, सिली सिली पॉइंट्स पे भी गुस्सा करते हैं, हाँ तो आप पागल हो। आर यू ट्रबल्ड बाय रेगुलर इंसोम्निया, क्या बार बार आपको नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ पागल चल्दू हो रहा है आपका, ठीक है। चलो, फटाफट मूड फ्लक्चुएट हो जाता है क्या, फटाक से डिप्रेशन में आ जाते हो क्या, डिप्रेशन से फिर एकदम से बहुत इंथुजियास्टिक हो जाते हो क्या, जोश में आ जाते हो क्या, हाँ पागल, ठीक है। डू यू कंटिन्यूली डिसलाइक विथ टू बी विथ पीपल, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा हंस दिया। डू यू कंटिन्यूअली डिसलाइक टू बी विथ पीपल, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आपके हॉस्टल मेट है, आपके मोहल्ले वाले हैं, आपके घर वाले हैं, और आपको अच्छा नहीं लग रहा, बोले यार ये साला मेरा ही भाई ऐसा होना था क्या, मेरी बहन ऐसी होना था क्या, मेरी पत्नी ऐसी होना था क्या, मेरे ही रूममेट ऐसे होना चाहिए था क्या, मेरे को ऐसा कॉलेज मिलना चाहिए था क्या, घटिया, ये जो भी है। तो दिस इज अ थिंग, है ना। तो यदि ऐसा है तो आप पागल हो, है ना। घर वाले अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं, हॉस्टल वाले अच्छे हैं, कॉलेज अच्छा है, आप यदि ऐसा सोच रहे हो तो आप पागल, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू अपसेट विद द रूटीन ऑफ योर लाइफ इज डिस्टर्ब, जहां आपका थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हुआ आप अपसेट हो जाते हो। मान लो आपको तो दोपहर में करेक्ट 2 से 3 सोना रहता है, और 2 से 3 आपका फोन बज गया, या कोई आ गया मेहमान वेहमान, आपका खोपड़ा सरक गया, बोले ऐसी तेजी, आपको अभी जाना चाहिए था क्या, कभी और दूसरा समय नहीं मिलता क्या आने का, या वॉट एवर, इस मीन्स कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। ठीक, इसके अलावा आर यू ब्राउंड ऑफ एंड कॉन्स्टेंटली बिटर, हमेशा कड़वा कड़वा बोलते हो क्या आप, हमेशा हमेशा आपका मूड ऑफ रहता है, बोले यार इसका तो हमेशा का है यार, जरा कहीं भी अच्छा करने जाओ इसका पहले मूड ऑफ हो जाएगा, ये पहले प्रोग्राम की वाट लगा देगा। ऐसा हमारे बीच होते हैं ना कुछ लोग, अरे अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी वो आएगा साला या वो आएगी और सब वाट लगा देगी, वो ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल के जाएगी, सब मूड ऑफ, सब प्रोग्राम ऑफ, सब अच्छा। तो ऐसे लोग होते हैं साले पागल हैं। आर यू अफ्रेड विदाउट रियल कॉज, यदि आप डर रहे हो कि आपको कोरोना नहीं हो जाए तो ये सही है, क्योंकि ये रियल कॉज है, लेकिन आप फोकट ही डर रहे हो कि यार अरे यार भूकंप नहीं आ जाए, अरे सुनामी नहीं आ जाए एमपी में, अब एमपी में सुनामी कहां से आएगी, समुद्र तो होना चाहिए, तो इस फोकट चीजों का डर। कोई बिल्डिंग के वहां खड़े हो, अर्जेंटो नाइट्रिकम में है, बॉम्बे हॉस्पिटल के वहां खड़े हो, और नीचे खड़े हो और आपको लग रहा है अरे बॉम्बे हॉस्पिटल बदर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, तो आप पागल हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप सब फोकस करें इस पे, आर यू ऑलवेज राइट एंड अदर पर्सन ऑलवेज रॉन्ग, है ना। जिनकी शादियां हो गई है वो जरूर समझ रहे होंगे ये बात, या जो इनके अच्छे दोस्त हैं वो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो, कि भैया मैं सही, बाकी गलती किसकी है, आपकी, सॉरी किसको बोलना चाहिए, आपको। यदि ऐसा है समझ जाओ, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर हेल्थ। मेंटल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें डिमेंशिया आता है, अल्जाइमर आता है, डेलीरियम आता है। बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर शराब ज्यादा पीना, अफीम की डिपेंडेंसी, भांग, ठीक है। सीजोफ्रेनिया, ठीक है। मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जनरलाइज एंजाइटी, एंजाइटी न्यूरोसिस बहुत कॉमन है ना। बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर आता है, और ठीक है। एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पैरानॉइड डिल्यूजन्स आते हैं। ट्रांससेक्सुअलिज्म भी आता है, छोरा है छोरी बनने की इच्छा होने लग जाती है, छोरी है छोरे के गुण आने लग जाते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, है ना, जो पैराडाइग्राम में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। रीडिंग डिसऑर्डर जिसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म में खुद व्यक्ति मन में रहता है, आपने तारे जमी पे देखी होगी, बर्फी मूवी देखी होगी, ठीक है। तो दे आर सम डिसऑर्डर ऑफ माइंड, ठीक है। कॉजेस समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जेनेटिक है, इन्वायरमेंटल है ना। जैसे तारे जमी में वो उसके माता पिता उसके बड़े भाई से ज्यादा प्यार कर रहे थे, उससे कंपेयर कर रहे थे, वो बेचारा छोटा जो है बच्चा दर्शिल, जो भी नाम था उसका, तो वो
उस चक्कर में पीस रहा था, क्योंकि वो उसका कुछ अलग ही सोच था, और उसके वो माता पिता चाह रहे थे कि इसके बड़े भाई की तरह ये टेनिस प्लेयर बने, टॉप करे स्कूल में। वो गड़बड़ हो रही थी। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन ऑपरेट एज द कम्युनिटी बेसिस, इंप्रूविंग द सोशल इन्वायरमेंट, है ना। हर शनिवार रविवार एक अच्छी कॉकटेल पार्टी हो जाए, हर संडे दाल बाफले की पार्टी हो, बढ़िया शो मिक्सचर की, कहीं घूमने जाए, झरने पे जाए, है ना, मांडव जाओ, जाम गेट जाओ, पतल पानी जाओ, और अच्छी अच्छी जगह घूमो, सोशल गैदरिंग हो, है ना, सोसाइटी में हो तो वहां पे गैदरिंग्स हो, है ना। दूसरा, सोशल इमोशनल फिजिकल वेल बीइंग प्रोवाइड की जाए। बहुत सारा मेडिटेशन होता है, योगा होता है, म्यूजिक थेरेपी है ना, जुम्बा है, ये सभी चीजें हमें खुश रखती है। इसलिए डांस वांस में, थैक वैक में जाना चाहिए, पब्स में जाओ थोड़ा बहुत, भले पियो मत, बाकी डांस वांस करके आ जाओ। सेकेंडरी मतलब क्या? बीमारी हो रही है, फटाफट डायग्नोस करके ठीक करो, क्योंकि शुरुआती दौर में यदि ये मालूम पड़ जाएगा ना तो ठीक है। आप भी जो मैंने अभी 10-12 वार्निंग सिग्नल बताए ना, उसमें से 4-5 आ रहे हो, कोई अभी मेरे को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, उसको लगता है कि यार मैं सही बाकी सब गलत, जरा जरा में गुस्सा आ रहा है ना, हर पता ना अनचाहा कोई डर है ना, तो भैया ये वार्निंग सिग्नल है। किसी साइकोट्रिक या साइकोलॉजिस्ट से मिले, उससे थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें दो चीजें जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। एक तो हमें एक म्यूजिक बजाता आना चाहिए, चाहे वो, है ना, केसियो हो जो तुम बजाते रहते हैं यहाँ, गिटार है, बांसुरी है, माउथ ऑर्गन है, वॉट एवर, तबले ही है मैं तो बोलता हूँ। और एक स्पोर्ट्स आना चाहिए, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन, मतलब अच्छा आना चाहिए, मतलब अच्छा, उसका जुनून होना चाहिए। ये दोनों चीजें जो है वो हमें हमारी लाइफ में बहुत रिलैक्स करती है, जबरदस्त। आप करके देखना, म्यूजिक बहुत अच्छा हीलर है। यदि किसी को म्यूजिक का शौक है, ठीक है, पागल होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड लास्ट टर्चरी, अब यदि हो ही गया तो रिहेब में डालो, या हमारे इंदौर में बाणगंगा है, या आगरा में है सबसे बड़ा मेंटल असाइलम, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलो। अब ये मैं अगला वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, एल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंसी, दारू पीना क्या होता है, क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं, कितनी पीते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आता भी नहीं क्यों, है ना। चलो, इट इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, चैप्टर नंबर 18। नेक्स्ट चैप्टर निकालो 19, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड बेसिक मेडिकल स्टेटिस्टिक्स। इसके कोई दो एक क्वेश्चन ही है जो आते हैं, देन ऑल्सो आपको थोड़ा थोड़ा सब टच किया जाएगा। व्हाट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन? आपको अभी मालूम पड़ रहा है कि नहीं, भारत देश में कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, मर इतने रहे हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका में है, फिर ब्राजील में, फिर रशिया में, फिर चौथे नंबर पे इंडिया आ गया, और हमारे मृत्यु दर इतनी है, हमारी रिकवरी रेट इतनी है, हमारा ऐसा वो है। ये क्या है? कौन बता रहा है आपको? सपना आ रहा है? हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये पूरा सिस्टम है। सभी हॉस्पिटल से डेटा लिया जाता है, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी स्टेट को रिपोर्ट करेगा, एमपी स्टेट जो है वो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, और फिर पूरा डेटा कलेक्ट ऑनलाइन कर दिया आज। किस देश में कितने मरीज बढ़ रहे हैं हमको ये पता है ना, कोरोना वर्ड मीटर से, तो बहुत इजी है हेल्थ इंफॉर्मेशन। लेकिन इससे हमें कैसे प्लानिंग करना है ना, क्या जरूरत है। जैसे अभी हमारे भारत देश में 1000-1100 यदि केस रोज बढ़ते होते तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, और उस 1000-1100 में से यदि 5-4 ही मरते तो इट्स इट्स गुड फॉर अस। लेकिन हो रहा है, कल 11,500 लोग बढ़ गए, कल 400 लोग आसपास मर गए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने मृत्यु बता रहे हैं ना, उससे ज्यादा है ये देश छुपा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, किडनी डिसऑर्डर के साथ में कोरोना मरा तो किडनी का नाम ले लेंगे, हार्ट के साथ में यदि कोरोना हुआ तो वो हार्ट का नाम ले लेंगे। इस तरह से रियल कोरोना, रियल निमोनाइटिस से जो मर रहा है वही वो ले रहे हैं, कोरोना कॉम्प्लिकेशन विद अदर डिसीजेस वो नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक वो है, और अधिकतर तो वही मर रहे हैं जिनको कॉम्प्लिकेशन से किसी और डिसऑर्डर के साथ, तो अधिकतर तो वही मर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बट इंफॉर्मेशन हमें बहुत मायने रखती है। तो एज अ जनरल रूल, मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द लाइफ इज द मैन हु हैव बेस्ट इंफॉर्मेशन। आपका ज्ञान ही, आपका नॉलेज ही, आपकी इंफॉर्मेशन ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। यदि आपको ज्ञान नहीं है
तो क्या डिग्री चापोगे क्या? लो ले लो, एमडी ले लो, एमबीबीएस, एमडी ले लो, एमएस ले लो, सर्जरी करते नहीं आ रही, दवाई लिखते नहीं आ रही, बीमारी का नॉलेज नहीं है, तो काहे का फिर डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही टिप टॉप के बहुत सारे पास हो रहे हैं, मैं भी हो गया हूँ, आप भी सालों से पास होते आ ही रहे हो, 4th ईयर में आ गए, तो समझ ही रहे हो क्या कैसे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई सब जानते हैं, बट नॉलेज होना चाहिए। इसलिए देखना अब अधिकतर जो बहुत सारे टॉपर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, उनके क्लिनिक कम चलते हैं, और जो लोग बिल्कुल बैक बेंचर होते हैं, 4-5 अटेम्प्ट में पास हुए हैं ये वो, और उनके क्लिनिक बेहतरीन चलते हैं, उनको रियल ज्ञान मिल चुका है, क्योंकि है ना। तो कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाओ, तो डेमोग्राफी और वाइटल इवेंट्स में डेमोग्राफी पढ़ा चुका हूँ कि भैया जनसंख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, जनसंख्या घनत्व क्या है। एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैटिक्स है ना, कितने पेड़, कितना ग्रीन जोन, कितना पानी, कितना शुद्ध पानी। हेल्थ स्टेटस मतलब कि मॉर्टेलिटी कितनी है, मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी बीमारी की दर, डिसेबिलिटी विकलांगता, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है ना। हेल्थ रिसोर्सेस फैसिलिटीज, भैया अस्पताल कितने हैं, आईसीयू है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, बेड्स कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं अस्पताल में, ठीक है, कितने लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने ओपीडी में आ रहे हैं, कितने आईपीडी में आ रहे हैं, कितने वैक्सीन लगवा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स, कितना प्रति व्यक्ति आय कितना है, बीमारी से कितना फर्क पड़ा, ये कोरोना हो गया कितने लोग गरीब हो गए, कितनों की ईएमआई बाउंस हो गई, कितने जो है उनके बेरोजगार हो गए। ये सभी कंपोनेंट है हेल्थ इंफॉर्मेशन के, मतलब हमको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, ठीक है, क्योंकि ये सभी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। आपकी कमाई, आपका रोजगार भी आपके हेल्थ पे फर्क पड़ता है। आपके अड़ोसी पड़ोसी अच्छे नहीं है, आपकी भी हेल्थ की वाट लग जाएगी। आपका हाउसिंग अच्छा नहीं है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है, आप व्यवस्थित हो लेकिन आपके पानी गंदा आ रहा है ना, तो गड़बड़। आप अच्छे हो लेकिन आपके देश में महामारी फैल रही है, आप निपट जाओगे, है ना। आप अच्छे हो, कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, वो आपको ठोक गया। मनीषा, माइक ऑफ करो, ठीक है। अब यूजेस क्या है हेल्थ इंफॉर्मेशन के, तो टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, कितना अच्छा स्टेटस है। भैया माइक ऑफ करो यार, सभी लोग अपना माइक चेक करें, हर बार बताना पड़ता है। मैं अपना टेम्पर लॉस नहीं कर रहा हूँ, है ना, यूं मत बोलना सर पागल हो गए आज और रोज रोज यही बताना पड़ रहा है ना। KG1 KG2 वाले व्यवस्थित सुनते हैं क्लास, मैंने मेरे भांजे की देखी है ना। चलो, और आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, तो हेल्थ स्टेटस को मेजर करना ये इंफॉर्मेशन का पहला यूज है। कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही, कितनी नीड है अस्पतालों की। दूसरा, टू फॉर लोकल नेशनल इंटरेस्ट एंड कंपैरिजन, भैया एमपी का बहुत बढ़िया है, अब एमपी में, अरे इंदौर और भोपाल में अभी भोपाल आगे चल रहा है, अरे धार इंदौर में भी इंदौर आगे चल रहा है, या फिर एमपी और यूपी में एमपी पीछे हो गया है, यूपी आगे हो गया, दिल्ली मुंबई में मुंबई आगे, दिल्ली पीछे। अरे भारत और ब्राजील में ब्राजील की हालत खराब है, भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान की अच्छी स्थिति है। दीज आर द कंपेरिजन। प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन में काम आता है। प्लानिंग कैसे करोगे, अरे यार साहब ये इधर विजयनगर तरफ में हार्ट पेशेंट और बीपी पेशेंट बहुत है, थायराइड पेशेंट बहुत है, यदि क्लिनिक खोलना हो, यदि पॉश एरिया में, तो आप इन पे खोलना। अरे उधर पालदा में, मूसाखेड़ी में, स्लम एरियाज में, अरे वहां तो टीबी वीबी के और जनरल प्रैक्टिस करो, वहां बढ़िया चले। हेल्थ इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ा ना, कैसे मालूम पड़ा, ठीक है। बेनिफिशियरी कितना हेल्थ सिस्टम से फायदा मिल रहा है वो पता करना, ठीक है। एंड फॉर रिसर्च, और सबसे बड़ी बात है रिसर्च में काम, इतने लोग थे, इतनों को आर्सेनिक दी, इतने ठीक हो गए, इतने को हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन दी, इतने ठीक हुए, इतने मरे, इतनों को आइवरमेक्टिन दी, इतने को एजिथ्रोमाइसिन दी। सो इट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट एंड यूजेस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये अलग से 10 नंबर में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है 5 नंबर में, सेंसस, CENSUS, सेंसस, ये सेंसेक्स नहीं है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, बट जस्ट ये यार कितने लोग चलो गिन लो, ये नहीं है। ये क्या है, इसके अंदर पुरुष कितने, महिलाएं कितनी, गांव कितना बड़ा, कितने लोग रह रहे हैं,
नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट में भी कौन यूजी कौन पीजी है, सब पता होता है। अनएम्प्लॉय कितने हैं, हैंडीकैप कितने हैं, दीज आर द सेंसस। हम लोग हर 10 साल में, 2011 में हुई थी, अब 2021 में होने वाली है, मुझे लगता नहीं कि होगी, है ना, क्योंकि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक गिनते गिनते में और 20-40 लाख ऊपर नीचे हो जाते अपने आप। तो सेंसस बढ़ाता हूँ, ये 5 नंबर में आता है। सेंसस इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। इट इज टेकन इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एट रेगुलर इंटरवल। 10-10 साल में ली जाती है। तो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज याद रखना पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। सोशल डाटा भी है, इकोनॉमिकल डाटा भी है, कितने बेरोजगार, कितने जो है वो कमा रहे, कितना कमा रहे हैं, डिपेंडेंट कितने तुम्हारे घर में, एक कमा रहा 10 खा रहे हैं। वो 1 लाख रुपए भी खा रहा हो तो कम पड़ेगा बेचारे को। वो 3 लोग होते तो 1 लाख में तो वो कूट कूट बिल्कुल उछल उछल के खर्चा करते। ठीक है, तो हर व्यक्ति को गिनना, ये होता है सेंसस। सबसे पहला सेंसस इंडिया में 1881 में आया था। ये क्वेश्चन आता है एमडी में 1881 को। तो ये अंग्रेज देखे गए, अपनी तो औकात नहीं थी कि अपने सोचे, है ना। और लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन मार्च 2011। तो अब मार्च 2021, जो कि 8-7 महीने बाद आने ही वाला है, इसमें 10 महीने बाद, इसमें हम लोग फिर बताएंगे कि भैया भारत कितना हो गया, है ना। मोदी जी जब 2000 शायद 14 को चुनाव प्रचार कर रहे थे तो 125 करोड़ बोलते थे। अब हम 137 करोड़ हो गए हैं। और जैसे ही 2011 में डेटा आएगा 140 करोड़ बोलेंगे फिर वो। तो देखो हम हर 5 साल 10 साल में बेहतरीन 15-15 करोड़ बोल रहे हैं। किसी का माइक ऑन है, चेक करो। ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए सेंसस। माइक ऑफ करो भैया, मैं परेशान हूँ। एक होता है एसआरएस। एसआरएस का फुल फॉर्म सुन लो, काम का नहीं है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। सिंस सिविल रजिस्ट्रेशन इन डेफिनेशन इन इंडिया, सैंपल रजिस्ट्रेशन ये 1960 में लॉन्च हुआ था। इसमें बर्थ डेथ रेट वगैरह हम लोग लेते हैं नेशनल और स्टेट लेवल। मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, दैट इज एसआरएस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बाकी सब काम का नहीं है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। थोड़ा सा 2-3 पेज आगे जाएंगे तो आपको 3 चीजें मिलती है। ये 5 नंबर पूछते हैं। और ये एमडी के अंदर भी बायोस्टेटिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें पूछते हैं स्टेटिस्टिक्स। ये मैथ्स का हिस्सा है। मुझे लगता है अपन सबने 10वीं तक में पढ़ा है ना, सांख्यिकी, ग्राफ व्राफ, बार चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, है ना, लीनियर ग्राफ क्या होते हैं, ठीक, बार ग्राफ क्या होते हैं, आप सब जानते हैं। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 चीजें जो आप सब जानते हैं, मैं जस्ट रिफर्निश कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। मीन, मोड, मीडियन। मीन का मतलब होता है 10 लोग जो हैं, मान लो 10 लोग हैं, किसी का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 86 है, किसी का 84, किसी का 88, किसी का 90, किसी का 100, किसी का 80, किसी का 70। तो मीन मतलब एवरेज। तो क्या करना, सबको जोड़ना है और 10 से भाग लगा देना। सम ऑफ द ऑल नंबर्स, जो भी डेटा है उन सबको जोड़ो और अपॉन में कितने नंबर है उससे भाग लगा दो। आपने 10 लोगों का बीपी लिया, सबका सबको जोड़ा तो 840 आया। किसी का 90 था, किसी का 94 था, किसी का 100 था, किसी का 80 था, किसी का 76 था। सबको जोड़ लिया 10 को तो कितना आया, 840। कितने लोगों का बीपी लिया आपने, 10 लोगों का, तो 840/10, तो आंसर आएगा 84। तो बोलेंगे कि इट इज अ मीन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ दिस गिवन पॉपुलेशन। जो 10 लोगों का आपने दिया था उनका एवरेज मीन ब्लड प्रेशर है 84। तो आपको जोड़ो, बटे में संख्या से भाग लगा, तो ये मीन होता है। फिर एक होता है मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन मतलब मध्य में। आपने 9 लोग 10 लोग लिए, जैसे मान लो 5 लोग लिए आप, तो इससे समझो 5। एक का बीपी जो है 84 है, 88 है, 70 है, 100 है, 90 है।
तो क्या करना है, पहले तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहला 70 वाला, 76 वाला, 80 वाला, 84 वाला, 88 वाला, ये आपने जमा लिया। फिर जो बीचों बीच में आ रहा है वो आपका मीडियन कहलाए। समझ गए कि ऊपर से गई, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ कोई भी संख्या है, और फिर उसका बीचों बीच का जो संख्या आ रही है वो आपका मीडियन होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो 5 था तो बीचों बीच में तीसरा आ गया, 6 होता तो फिर कुछ नहीं करना, तीसरा और चौथा जो है आपको वो लेके उसको 2 से भाग लगा दो। मान लो तीसरे नंबर पे किसी का ब्लड प्रेशर 84 है और चौथे नंबर पे किसी का ब्लड प्रेशर 88 है, तो 84 और 88 को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो, तो 85 86 जो है वो एवरेज आ जाएगा। ये मीडियन कहलाएगा, ये आपकी बुक में सब दे रखा है ना। चलो तीसरा मोड। मोड क्या होता है, मान लो 10 लोगों का आप बीपी ले रहे हो, ठीक है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा आया है वो होगा मोड। जैसे देखो यहाँ पर आपकी बुक में 85, 75, 81, 79, 71, 95, 75, 77, 75, और मैं देख पा रहा हूं कि 75 जो संख्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, आपके पास सबके पास बुक है, आप देख सकते हैं। तो ये 20 लोगों में से 75 7 बार आया है, तो ये आपका सबसे ज्यादा बार आने वाला 75 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोड कहलाता है। तो बहुत इजी है, यदि किसी को गणित समझ में आती हो तो मीन मतलब जितनी भी संख्या है जोड़ो, नंबर आप संख्या से भाग लगा दो। 840 सबका बीपी जोड़ा, 10 से भाग लगा दिया, 84 आ गया। फिर मीडियन में जो भी संख्या है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लो, और जो बीचों बीच में वैल्यू आ रही है आपका मीडियन। मोड में जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है वो आपका मोड है। 75 यदि ब्लड प्रेशर 5 बार आया सबसे ज्यादा, तो वो आपका मोड कहलाए। तो ये मीन मोड मीडियन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी काम का नहीं है। नेक्स्ट निकालिए चैप्टर नंबर 20। दैट इज कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन है ना, स्वास्थ्य शिक्षा। यदि लोगों को हम एजुकेट करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, तो हम व्यक्ति को एजुकेट करके बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। सो द ओनली थिंग मोर एक्सपेंसिव देन एजुकेशन इज इग्नोरेंस, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ता है। और यार वो शिट, मैंने सब्जी ली, हैंड सैनिटाइज करे ही नहीं, और शिट, अरे यार सब लोग बोल रहे थे कोरोना प्रिवेंशन में लिमसी खाना चाहिए थी, मौसम्बी का जूस पीना था, नींबू खाना था, आयुर्वेदिक काढ़ा लेना था, आर्सेनिक एल्बम 30 लेना थी। अब सोचो आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने घर में ही आर्सेनिक नहीं दी होगी 30, क्योंकि आपको लगता है कि यार होम्योपैथी तो कोई काम करती ही नहीं। तो ये इग्नोरेंस है ना, एजुकेटेड होते करते इग्नोरेंस। तो आपको इन्फॉर्म, आपको जागरूक होना चाहिए, और यही जो है शिक्षित मतलब आप यदि व्यवस्थित हर चीज के बारे में ज्ञान रखेंगे, तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो ही प्रिवेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होती है इंफॉर्मेशन की। सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन देता है, ये वाला फोटो है, आप सब लोग कोई फोटो खींच के या कोई इसको डाल के डाल सकते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन देता है, सेंडर। कौन देता है, सेंडर, जिसने मैसेज दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि भैया आप आयुर्वेदिक काढ़ा पीजिए, जिसमें दालचीनी, लौंग है ना, इलायची, अदरक वदरक होना चाहिए, तुलसी। तो ये मैं जो हूँ वो सेंडर हूँ, सोर्स जिसने इंफॉर्मेशन दी। फिर वो मैसेज गया, कोई प्रॉपर चैनल होगा, जैसे मेरा अभी ये अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या मैंने आपको व्हाट्सएप किया, या टेक्स्ट मैसेज किया, या कॉल किया, या पेम्पलेट बंटवाए, या अखबार में दिया, या न्यूज में, टीवी में आया, या मैंने होर्डिंग्स लगवा लिए, या जो भी है, दैट इज अ चैनल। फिर चैनल के थ्रू सबसे आखिरी में मैसेज कहाँ जाता है, रिसीवर के पास। जैसा मेरा मैसेज दिया तो मैं सेंडर हूँ, और मोबाइल इंटरनेट और जो ये स्काइप है वो चैनल है, मैसेज है आयुर्वेदिक काढ़ा, और आपने मैसेज लिया, आप लोग रिसीवर हो। और यहां तक भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, आप सुनो, समझो, और फिर फीडबैक दो। तो फीडबैक जब तक नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि यार सर सुनने से ही
सुनना में हमने सुना और आप जो बोल रहे हो हमने सुना और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। इसका एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूँ चिंग चोंग चिंग पॉन्ग डोंग डांग, क्या बोला मैंने? तो मेरा बोला हुआ आपको पल्ले ही नहीं पड़ा। इट इज नॉट कम्युनिकेशन। बात समझ में आई? आपको समझ में आए तभी कम्युनिकेशन। ठीक, चलो। तो ये वाला फोटो देख लेना, ठीक, सेंटर वाला। चलो, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम लोगों को था जब हम लोगों ने एमबीए किया था, मैंने मतलब तो कम्युनिकेशन था उसमें। कम्युनिकेशन बोले टेली कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन। तो सुनो ध्यान से, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, मैं आप लोगों का माइक म्यूट करवा के जो कर रहा हूं, वो वन वे कम्युनिकेशन है। मैं ही बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो बस अपने हिसाब से, ये वन वे है। अखबार में न्यूज पढ़ते हो, क्या है, वन वे की टू वे? वन वे। आप जो टीवी चैनल देखते हो, रेडियो देखते हो, पेम्पलेट पढ़ते हो, बोर्ड होर्डिंग पढ़ते हो, सब क्या है, वन वे। आप उसमें कुछ तो नहीं ऐड कर सकते हो। और एक होता है टू वे, मीटिंग हो रही है, मैंने कुछ बोला, बोले नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, इसमें ऐसा आएगा। या आपने माइक म्यूट खोल दिया, बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो, या सर इसका ऐसा तो नहीं है। ये टू वे कम्युनिकेशन है। अपन जो फिजिकल क्लास लेते हैं कॉलेज में, क्लास में, कोचिंग में, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। तीसरा वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक। चौथा नॉन वर्बल, इशारे करना, है ना, दिस इज नॉन वर्बल, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपको ऐसे मैसेज आते होंगे कॉलेज से, कुछ भी ये वो इनफॉर्मल है। नोटिस बोर्ड पे चिपक गया विद सिल ठप्पा, वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब जो है गुमटियों पे होती रहती है, अरे मोदी जी जीत जाएंगे यार इस बार, अरे ऐसा होगा यार, अरे कोरोना तो और बढ़ने वाला हमको पता है, ये वो, ये इनफॉर्मल है। लेकिन कोई शिवराज जी ने लिख के दे दिया, है ना, स्टाम्प, मतलब उस पे, सिल ठप्पे पे, तो आपके कॉलेज का नोटिस लग गया है, सिंह सर की साइन से, जमील सर की साइन से, तो वो फॉर्मल नोटिस हो जाएगा। फिर विजुअल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, मैप्स। टेली कम्युनिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, इंटरनेट। तो दे आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी देख लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होती है जो कम्युनिकेशन में गैप प्रोवाइड करती है, वो कम्युनिकेशन के अंदर गड़बड़ करती है। पहला है फिजियोलॉजिकल, तो उसमें पहला है डिफिकल्टी इन हियरिंग एंड एक्सप्रेशन। मैं प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाते नहीं आ रहा है मेरे को, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तो एक तो ये गड़बड़ है। और दूसरा डिफिकल्टी इन हियरिंग, अरे यार सर नेटवर्क नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। फिजियोलॉजिकल, है ना। अपन क्लास चला रहे हैं और अब साइड में डीजे बन रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही, ढोल बज रहे, बैंड बज रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही है। देट आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल डिस्टरबेंस, है ना। आपके घर में कहीं अभी आप जहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो, वहां पे पप्पा ने टीवी लगा दी बहुत जोर से, है ना, या झगड़ा हो रहा है मान लो भाई बहन में, या कुछ और आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप मेरी क्लास सुन के भी नहीं सुन पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा, इमोशनली गड़बड़ है। कोई का बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो सुन नहीं पाओगे मैं जो समझा रहा हूँ, है ना। चलो, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्या, कि आपका इंटेलिजेंस कितना अच्छा है, आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने 11वीं 12वीं फर्जी कर ली, बीएचएमएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉप भी फर्जी पास हो गए, या व्हाट एवर, पढ़ा ही नहीं कुछ, है ना, तो बेसिक्स ही नहीं मालूम, नॉर्मल फिजियोलॉजी एनाटॉमी नहीं मालूम, पैथोलॉजी नहीं मालूम, और देर में पीएमसीएम क्या समझ में आएगी। तो मेरी गलती नहीं है कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आपकी गलती है कि आपका इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है ना। इन्वायरमेंट में नॉइज है, अब वो इसलिए मैं बार बार माइक बंद करने का बोलता हूँ, क्यों कि नॉइज होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। इनविजिबिलिटी, मेरा वीडियो ऑफ हो जाए तो गड़बड़। कंजेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, कंजेशन, नेटवर्क इशू कम्युनिकेशन को बर्बाद करता है। फिर कुछ कल्चरल भी होते हैं, इलिटरेसी, अनपढ़ता। अब आप अनपढ़ लोगों को समझाना पड़ रहा है कि बेटा सैनिटरी पैड यूज करो रे, अरे लेटरिन वेटरिन जाओ तो हाथ धो रे, रोज नहाओ रे, खुले में शौच मत करो भाई, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो। अनपढ़ लोग साले फॉलो ही नहीं करते, ये दो लोग फॉलो नहीं कर रहे,
एक तो वो जो अनपढ़ है, और एक कौन, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़े लिखे। कल मल्लिका शेरावत का हमने एक देखा था, टीवी पे आ रहा था कि वो बहन बोले तो मास्क वास्क से खिंचवा गई हूँ, मेरे को तो लगता है डिस्निया हो रहा है। वो बिना मास्क में घूम रही थी, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए। तो ये मूर्खता है जबरदस्त तरीके से। तो ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। लेवल ऑफ नॉलेज, ज्ञान ही नहीं है, क्या समझाओगे आप, है ना। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ठीक। कस्टम्स बिलीफ नहीं भैया। वो अभी रतलाम का एक बाबा था, हाथ पे किस करके कोरोना ठीक कर रहा था, उसको जो हो गया कोरोना। उसके किस हाथ पे किस करने से 17 को और कोरोना हो गया। 17 तो मालूम पड़ गए, न जाने कितनों को किस किस में उसने क्या कर दिया होगा, कोरोना। तो ये क्या है ये, यही तो है कस्टम एंड बिलीफ। अरे कुछ भी हो जाए, कितना भी हाई टेम्परेचर आए, हम तो झाड़ फूक करवाएंगे, है ना। हम तो कुछ भी हो जाए ये करेंगे वो नहीं करेंगे। दीज आर द प्रॉब्लम्स। सोशल डिफरेंस, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब मैं मलयालम में कहीं पढ़ा रहा हूँ, वडबड्डी वडबुड्डी डब्बाडी वडबड्डी, पहले पढ़ा। लैंग्वेज प्रॉब्लम है। मैं निमाड़ी चल लो जाऊं और भाई कहीं छे कहीं वीडियो यो वो, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या। निमाड़ी को आएगा, बाकी को सबको ऊपर जाएगी, है ना। गुजराती में लोग बात करने लग जाए अभी है, अपने सू सा अपने ऊपर चले जाए। लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो, हेल्थ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन होता है, एजुकेशन होता है, मोटिवेशन होता है, काउंसलिंग होती है, मॉरल्स को रेस करना होता है, और ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। इट इज ऑल अबाउट हेल्थ एजुकेशन। एल्माडा डिक्लेरेशन में पढ़ा चुका हूं आपको। चलो, ओके। नाउ, हेल्थ एजुकेशन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। क्या क्या तरीके हैं हेल्थ को एजुकेट करने के, क्या तरीके हैं। पहला है ऑडियो विजुअल एड। ये जो अभी हम कर रहे हैं क्या है, ऑडियो विजुअल। मेरी आवाज भी आ रही है और मैं दिख भी रहा हूँ, है ना। ऑडियो में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन है, ईयरफोन्स हैं। वीडियो के अंदर जो है वो चॉक बोर्ड्स, लिफलेट्स, पोस्टर, तुम्हारा पेम्पलेट्स, अखबार, ठीक है। चलो, और ऑडियो विजुअल में टीवी है जो हम देख रहे हैं, वीडियो कॉल है, ठीक। फिर कौन कौन सी मेथड से हम हेल्थ कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहला होता है इंडिविजुअल अप्रोच। पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, पर्सनल कांटेक्ट करके बोला, होम विजिट करा, पर्सनल मैंने आपको लेटर लिख दिया, पर्सनली मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज शेयर करी। ये इंडिविजुअल अप्रोच थी। फिर ग्रुप अप्रोच, मैंने ग्रुप पे वो मैसेज डाल दिया, या हम ये लेक्चर ले रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप या सेमिनार है ना। तो ये सब ग्रुप अप्रोच है। और मास अप्रोच, पूरे पूरे बहुत सारे लोगों को एजुकेट करना है। टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, प्रिंटिंग मटेरियल है, पोस्टर्स है, होर्डिंग्स हैं, इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे कोई चीज वायरल कर दो। तो ये हेल्थ कम्युनिकेशन के तरीके, ठीक है। चलो, इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आज के लिए सीएम में इतना ही। अब रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कल का दिन में कल के दिन में हम सीएम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो, नाउ गुजराती कॉलेज वाले चाहें तो एग्जिट हो सकते हैं, चाहे तो रिपोर्टरी पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर रिपोर्टरी आप पढ़ सकते हैं। निकालिए कंप्यूटर रिपोर्टरी। 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना मैं। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं स्टार्ट कर लेना रिपर्टरी के अलग से।
सीएम में पढ़ाया, कोई डाउट हो तो पूछो, या समझ में आ गया क्या, तो आगे बढ़े। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, समझ में आ गया? यस सर। ओके, कंप्यूटर रिपर्टरी निकालो। मुझे लगता है कि कंप्यूटर रिपर्टरी शायद लास्ट रिपर्टरी है आपकी। देन ऑल्सो देखते हैं क्या बच्चा है कुछ। कंप्यूटर रिपर्टरी, वैसे कंप्यूटर रिपर्टरी अलग से 10 नंबर पूछ सकते हैं, बट इसमें बेसिकली राडार आता है, राडार, और मैं आपको राडार ही पढ़ाने वाला हूं। बट कंप्यूटर रिपर्टरी होता क्या है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको समझाने की जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर, जो रिपर्टरी, जो भी आर्गेनान मटेरिया रिपर्टरी का जो भी ज्ञान है, वो आप एक प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर में रख दो, कंप्यूटर में रख दो, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ये कंप्यूटर रिपर्टरी। इसका फायदा क्या है, कई चैप्टर वेप्टर ढूंढने की टेंशन अपनी नहीं, वो सब कंप्यूटर जाने। तुम तो लिखो हेडेक विथ वर्टाइगो, वो ऑटोमेटिक किस चैप्टर में से निकाल लेगा रूब्रिक, कितनी रेमेडीज हैं, वो ऑटोमेटिक छन छुना के दे देगा, है ना। जो लोग नए हैं उनको रिपर्टरी आज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि रिपर्टरी का एंड है आज। फिर भी कंप्यूटर जो है वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक सब छाट छूट लेता है। बाकी जो अपन ने केंट रिपर्टरी पढ़ी, बीबीसीआर थेरापेटिक, उसमें हमको पन्ने चालना पड़ते हैं, तो एक लफड़ा ये है। दूसरा, इसमें बहुत अच्छी बात है सॉफ्टवेयर में कि जो पेशेंट की लैंग्वेज होती है उस तरह से भी इसमें बना रखा है, जबकि दूसरों में रूब्रिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जाम बताता हूँ कि यार शराब पीने की अत्यधिक इच्छा, एक्सेसिव डिजायर फॉर एल्कोहल, आप ये डालोगे कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिक वो डिप्सोमेनिया के रूब्रिक्स दे देगा। लेकिन यदि आपको रिपर्टरी में ढूंढना है तो आपको डिप्सोमेनिया ढूंढना पड़ेगा। आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा डिप्सोमेनिया होता क्या है। चोरी करने की इच्छा क्लेप्टोमेनिया है ना। डिस्टेंस से दूर एगोरोफोबिया है, साला तो आपको तो मालूम ही नहीं है बात। तो फिर वो कंप्यूटर रिपर्टरी की लैंग्वेज आपको नहीं मालूम, तो आप रिपर्टराइज तो कर ही नहीं सकते, आप मर जाओगे ढूंढ ढूंढ के, सिम्टम ही नहीं मिलेगा। तो रिपर्टरी में वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी रिपर्टरी में यही प्रॉब्लम है, सिम्टम ही नहीं मिलते हैं। इस चैप्टर में यही नहीं मिलता। अब हंगर जो है वो स्टमक में है, साला केंट में क्या है ये, हंगर वो आपने स्टमक में दे मारा, है ना। स्वाद पसंद नहीं पसंद वो आपने स्टमक में दे दिया, तो ये तो गलत कर दिया। आप ढूंढते रहे ना, माइंड में ढूंढोगे ना, मुंह में ढूंढोगे ना, मालूम पड़ा वो स्टमक में निकला। तो ये सब गड़बड़ है, कंप्यूटर ने ठीक कर दी। बट एक गलती भी है, एक तो लाइट चली गई तो इंटरनेट नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण लफड़ा वो ये कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, आपने केस ही प्रॉपर नहीं लिया, आपने इनपुट से अच्छे ही डाले, आपने सिम्टम गड़बड़ डाल दिया, तो आउटपुट भी गड़बड़ होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो तो हमारी नॉर्मल रिपोर्टर में भी होना था, इसमें भी होता है। बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये बेटा मैं कंप्यूटर रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइम बिल्कुल सारी टाइम को बहुत कम कंज्यूम करती है। 5 से 10 मिनट के अंदर केस रिपोर्टराइज हो जाता है, जबकि कैंट रिपोर्टरी वगैरह में 1 दिन लग जाते हैं। दूसरा, अट्रैक्टिव भी है, पेशेंट को लगता है डॉक्टर साहब ने 10 मिनट कहीं क्या करा रहे, और फिर कहीं क्या निकाला, तो डॉक्टर साहब गजब काम है, कहीं क्या कंप्यूटर कर रहे थे। एडवांस कंप्यूटर, पहला एमपी का पहला कंप्यूटराइज्ड क्लिनिक, ये वो डाल देना, आप गांव का पहला कंप्यूटराइज्ड क्लिनिक, तो झांकी हो जाएगी। और कंप्यूटर से करता भैया मैडम। तो ये कुछ चीजें, बट एक गड़बड़ यही है, जैसी इनपुट वैसी आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा, यही कंप्यूटर रिपर्टरी का नुकसान। तो कंप्यूटर हैज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द रिपर्टरीज मोर असेसिबल टू द लर्नर। तो जितने भी लर्नर्स थे उनके लिए भी अच्छा है। आप तो बस रूब्रिक पता हो नहीं हो, अत्यधिक शराब पीने की इच्छा डाल दो इंग्लिश में, डिप्सोमेनिया आ जाएगा। तो हो सकता है बाद में आप डिप्सोमेनिया सीख जाओ, लेकिन फिर हो सकता है आप रिपर्ट से निकाल भी लो, लेकिन आपको एज अ बिगनर आपको हेल्प मिली ना रिपर्ट से। इट हैज ऑल्सो क्रिएट इन इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट भी होता है। आप कंप्यूटर पे डाल रहे हो तो आपका भी मन लग रहा है। यदि पेशेंट के सामने पन्ने चलने लग गए किताब में, तो पेशेंट क्या लगेगा, लो ये कहाँ के डॉक्टर क्या ले आए, इसको ये किताब खोल के देख रहा अपने सामने, ये यार कहाँ का डॉक्टर है। आप कंप्यूटर पे करोगे तो उसको लगेगा कि कंप्यूटर चल रहा है,
ये अंतर है। और ये नॉन टाइम कंज्यूमिंग है। एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मटेरिया, रिपर्टरी, ऑर्गेनॉन, सारे जर्नल्स, आज तक कितनी भी न्यूज होम्योपैथी की रिसर्च सब डला हुआ है। तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पहले आपने मटेरिया ढूंढ रहे थे, फिर रिपोर्ट निकाली, फिर ऑर्गेनॉन। वो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब 2 घंटे से क्या माथा पच्ची कर रहे यार, 4 4 किताबें खंगाल ली, डॉक्टर साहब कहाँ के नकली आ गए। जबकि वो तो बेचारा कर रहा है अच्छी प्रैक्टिस। लेकिन आप कंप्यूटर में कर लोगे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा उसको। तो आपने ऑर्गेनॉन पे क्लिक कर दिया, आपने एक चीज ढूंढ ली, आपने रिपोर्टरी क्लिक कर दी, मटेरिया से क्रॉस मैच कर लिया, दिस इज अ थिंग। तो search of a rubric, comparison with other repertories, reference to the materia medica and cross repertorization, ये बहुत इजी हो गया। बहुत चंद एक क्लिक पे आपको, मान लो आपने एक केस थेरापेटिक पॉकेट बुक से किया, उस पे फिर क्लिक किया, सेम टू सेम क्लिक, यदि आपने केस बीबीसीआर में डाल दिया, केन में डाल दिया, कार्ड रिपोर्टरी में डाल दिया, सट्टाक से रिजल्ट आ जाएगा विद इन अ सेकंड्स। तो ये कितनी अच्छी बात है। ये तो पूरा 2 2 3 3 दिन लगते हैं आपको केस रिपोर्टराइज करने में दूसरी रिपोर्टरी से। तो क्रॉस रिपोर्टराइजेशन भी इजी हो गया। आपका जिससे मन करे उससे क्रॉस रिपोर्टराइज कर लो। तो 2 3 रिपोर्टरी में मान लो कोई एक ही रेमेडी आ रही है, तो बेस्ट रेमेडी है, आप दे दो बिंदास, ठीक है। तो इसमें इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। एडवांटेज क्या है कंप्यूटर के, लार्ज अमाउंट में डेटा इसको स्टोर किया जा सकता है, बहुत स्पीडली सब करता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है और कंटिन्यूस काम कर सकता है। अब एक केस रिपोर्टराइज करना, माशाल्लाह आपका दिमाग खोपड़ा घूम जाएगा 20 रूब्रिक यदि करना होगा। और आप 50 केस कंप्यूटर से क्या 5000 केस, 5 लाख केस कंटिन्यूस आपके लैपटॉप में बैटरी आप करवाते रहो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या है, जैसा इनकमिंग वैसा आउटगोइंग। आपने इनपुट ही अच्छा ही डाला तो केस का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर हैं, मैं नाम बता रहा हूं आपको। कंप्यूटर प्रोग्राम सबसे पहले 1979 में आया था, है ना, ली रिपेट्री डी कैंट मैलिन। तो ये मैलिन एक करके एक सॉफ्टवेयर था। फिर अगला ही एक और सॉफ्टवेयर था, द लेमिना होम्योपैथिक रिपर्टरी एनालिसिस सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, जिसमें 14,700 सिम्टम लिए थे कैंट के। फिर बहुत बड़ा जबरदस्त चेंज आया कंप्यूटर रिपर्टरी में, वो था होम पाथ। और आपको फक्र होगा, डॉक्टर जवाहरलाल शाह मुंबई के प्रैक्टिशनर है। मुंबई साल भर में 10 20 दिन रहते हैं, बाकी विदेश में प्रैक्टिस है 10 20 30 देशों में। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग समय रहते हैं। बट इंडिया में भी लगभग महीना भर रहते हैं मुंबई में अलग अलग समय में। और ये डॉक्टर जवाहरलाल शाह, यदि कोई गुजराती कॉलेज वाला होगा तो उसे पता है, जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था तो हमारे यहाँ सेमिनार देने आए थे, और वो होमपाथ का एक्चुअली में वो प्रचार भी कर रहे थे। तो होमपाथ सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर था शुरुआती दौर में। फिर कैंटेनियन साई होम्योपैथिक बुक आई, फिर मैक सॉफ्टवेयर था, फिर राडार, फिर कीरा, पॉलीक्रेस्टा, कारा, माइक्रोपाथ, होमक्रैप, द प्रोफाइल, ऑर्गेनम 96, है ना, कैम्बो, ISIS, ठीक है। इतने सारे सॉफ्टवेयर थे। अब मुझे लगता नहीं मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाऊं, और आपको जरूरत भी है, सिर्फ राडार पढ़ लो, वो भी पहला। मनीषा माइक ऑफ करो बेटा। राडार, रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च, रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च, मतलब फटाफट आप धनाधन कोई भी ड्रग जो आप चाहते हो, वो आपको लक्ष्य जो है वो फटाफट मिल जाए, उस पर रिसर्च जो भी होता है, आपको दवाई ढूंढना है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो राडार सॉफ्टवेयर है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर विंडो। इट इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस, और मैंने बताया भी था इसका जो प्रिंट आउट वर्जन है वो सिंथेसिस है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। और 1993 तक जून में आया था। दिस इज द ओनली सिस्टम हैविंग कंप्लीट रिपर्टरी सिस्टम रिपर्टरी इन वन प्लेटफॉर्म। सारी रिपर्टरियां एक जगह पर है, वो भी कंप्लीट, ठीक है। राडार जो कि एक सेंसेशनल वर्क था होम्योपैथी के अंदर, इसमें पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, यानी पूरा ग्रंथ है, सारी मटेरिया दुनिया भर की इसी में है, सारी ऑर्गेनॉन की बुक, सारे जर्नल्स, सारी न्यूज, सारे आर्टिकल, सारी जितनी भी होम्योपैथी लिटरेचर से रिलेटेड बुक्स हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, राडार, ठीक है।
मोर देन 681 टाइटल्स हैं, टाइटल मतलब बुक्स, कितनी, 681 बुक्स, मजाक नहीं है। मर्फी, रॉजर मॉरिसन, जॉर्ज विथॉल्कस और भी ढेर लोग। 2 लाख से ज्यादा लिटरेचर पेजेस हैं, 2 लाख, जिंदगी निकल जाएगी पढ़ नहीं पाएंगे। नॉट ओनली मटेरिया मेडिका, फिलोसॉफी, थेरापेटिक, सेमिनार, केसेस, जॉनरल्स, वीडियो, सब है इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है रेपर्टरी और मटेरिया मेडिका में, ऑर्गेनॉन में, सबके रिलेशन बता रखे हैं। मल्टीमीडिया ऑप्शंस है, वीडियो बना सकते हो, ये वो है ना। आपको लग रहा सोरियासिस का केस और आपको केस की फोटो खींचो, मैच कर लो कि सोरियासिस है कि नहीं, आपकी फोटो डालो उसके अंदर, तो वो बता देगा कि ये कौन सी बीमारी है, सोरियासिस है कि लाइकेन प्लानस है कि एक्जिमा। अब इससे अच्छा क्या चाहिए, है ना। और ग्राफिकल इंटरफेरेंस भी है, फैमिलीज ऑफ रेमेडीज भी है एक साथ, एक ऑफिडिया, नेट्रम ग्रुप, रेनन कोलेसी, कुकरबिटेसी, एनाकार्डेसी, ठीक है। और एनसाइक्लोपीडिया भी इसमें, इसमें सिंथेसिस 9 है, 17 स्मॉल रिपर्टरीज है, बोनिंगसन की रिपर्टरी, मर्फी की रिपर्टरी, कंप्लीट रिपर्टरी, मल्टीमीडिया, डिसीज वाइज सिम्टम, ठीक है, केस एनालिसिस, विथॉल का, सब इसमें, सब बचा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है जो हमने पढ़े थे। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर रिपर्टरी। इसमें आपको राडार ही पूछते हैं, आज तक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं आया, आ भी जाएगा तो यही लिख के आना जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ पार्ट 3, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। वैसे ये ऑर्गेनॉन का मैटर है, मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो चलेगा। देन ऑल्सो एक होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम कई बार सुन चुके हैं कि यार कॉम्प्लीमेंट्री दवाइयां क्या होती है, एंटीडोट क्या होता है, कॉग्नेट रेमेडीज क्या है ना। तो रिलेशनशिप्स के अंदर एक चीज तो ये, दूसरा मटेरिया का ऑर्गेनॉन का रिपर्टरी का क्या रिलेशन है, तो बिल्कुल रिलेशन है। मटेरिया को ही छाट छूट के क्या बनाई है, रिपर्टरी इंडेक्सिंग, और ये दोनों जरूरी है किसके साथ में, ऑर्गेनॉन। आपको सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी किसने सिखाया, ऑर्गेनॉन ने। आपको रिपीटेशन ऑफ डोज किसने सिखाया, आपको केंट के ऑब्जर्वेशन किसने बताया, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है किसने बताया, पेलिएटिव मोड और सप्रेशन क्या होता है किसने बताया, कैसे लॉज, होम्योपैथी के लॉ क्या है किसने बताया, ऑर्गेनॉन ने। तो इन तीनों के बीच में गहरा संबंध है, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और आपको इसमें फिलोसॉफी की बत्तियां मारना है। मटेरिया का नॉलेज है, रिपर्टी का नॉलेज नहीं, तो आपको सालों लग जाएंगे दवाई ढूंढने में। मटेरिया का नॉलेज है, रिपर्टी का नॉलेज है, लेकिन ऑर्गेनॉन का नॉलेज नहीं, तो आप सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाओगे, केन के ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आएंगे, पोटेंशियल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है केस रिकॉर्ड। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये केस टेकिंग हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज केस रिकॉर्ड, केस को थॉरोली आपको एग्जामिन करके हर एक पॉइंट जो पेशेंट ने जैसा बोला है वो आपको लिखना है। फिर केस एनालिसिस होता है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेशेंट ने बोली है लेकिन वो काम की नहीं, उसको छाट दो। कोई चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले आप मेंटल जनरल लिख लो, फिर छाट छूट के, फिर फिजिकल जनरल कर लो, फिर पर्टिकुलर पे आ जाओ, बाकी जो काम का नहीं उसको छाट दो। आप कोई बोल रहा है कि वीकनेस भी है डॉक्टर साहब, देखो सफेद पढ़ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरे को भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, कब्ज है डॉक्टर साहब, डल डिजीनेस रहती है डॉक्टर साहब, मुंह भी आ गया, स्टोमेटाइटिस भी हो गया, ये सब एनीमिया के सिम्टम है। 50 सिम्टम उसने बोलेगा, 50 लिखोगे, 50 को रिपर्टराइज करोगे, अरे एनीमिया लिखो और खत्म करो उसको। तो आपको फिल्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक केस होता है एनामीज, आप सब जानते हैं, पढ़ेंगे। चलो एक चीज पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये ऑर्गेनॉन में नहीं है, रूब्रिक। द वर्ड रूब्रिक, ये ओरिजिन हुआ है लेटिन से, ये पूछते हैं एमसीक्यूज में, एमडी में। ये लेटिन वर्ड रूब्रिका से लिया गया है। रूब्रिका इट मींस हेडिंग, पंच लाइन, हेडिंग। इन रिपर्टी rubrics are the headings and subheadings with other chapters. They generally list a group of the drugs. देखो बेटा, जैसे अत्यधिक शराब पीने की इच्छा, ये एक शब्द है, ये एक सिम्टम है। इसको रूब्रिक क्या है, इसका डिप्सोमेनिया। तो लैंग्वेज देखो, आप जिसको नहीं मालूम लिख लो ऊपर, लैंग्वेज ऑफ रिपर्टरी। तो जो रूब्रिक होते हैं ना, वो रिपर्टरी की लैंग्वेज एक्चुअली में, लैंग्वेज, भाषा, रूब्रिक, ठीक है। आपको जो भी आपको ढूंढना है
आपको समझना है रिपर्टरी में, तो आप ढूंढते क्या हो, रूब्रिक ढूंढते, उसको रूब्रिक हंटिंग बोलते हैं, और रूब्रिक मतलब भाषा रिपर्टरी, ठीक है। तो रूब्रिक्स आर कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सिम्टम, एक्सेसिव डिजायर फॉर एल्कोहल, ये सिम्टम है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिप्सोमेनिया। तो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सिम्टम ऑफ अ पर्सन और अ ड्रग। अ रूब्रिक इज द रिपेटोरियल लैंग्वेज, ये रिपर्टरी की लैंग्वेज है जो रिप्रेजेंट करता है सिम्टम्स को। ये तो लक्षण ही, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया, हेडेक विद वर्टाइगो, ये सब सिम्टम्स ही हैं, बट जो रिपर्टरी में लिखे गए हैं उन्हीं सिम्टम्स को हम रूब्रिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल रूब्रिक, जैसे फियर, तो ये जनरल रूब्रिक है। फिर फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ ये सब रूब्रिक्स, ठीक है। पर्टिकुलर रूब्रिक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स को, जैसे फियर क्या पार्ट्स है क्या, नहीं, लेकिन टॉन्सिलाइटिस पर्टिकुलर रूब्रिक, अपेंडिसाइटिस पर्टिकुलर रूब्रिक, कंजक्टिवाइटिस पर्टिकुलर रूब्रिक्स। एक होता है पैथोलॉजिकल रूब्रिक, पैथोलॉजिकल रूब्रिक मतलब क्या, एनीमिया है ना, ये पैथोलॉजिकल रूब्रिक है, निमोनिया, एम्फाइसीमा। क्लिनिकल रूब्रिक, एडिसन डिसीज, जॉइंटिस, ठीक है। और होता है एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स, कोई की किसी भी केस में आपको बहुत सारे सिम्टम मिल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है, जो जिसके बिना आप वो केस ठीक ही नहीं कर सकते, उस बीमार व्यक्ति का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम, सबसे अनकॉमन पर्टिकुलर पिकुलर सिम्टम, इसको एलिमिनेटिंग रूब्रिक बोलते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि इसी रूब्रिक में जो दवाई आई है, हम अगले रूब्रिक्स में भी वही वही दवा को हम रिपर्टराइज करते हैं, बाकी को रिपर्टराइज नहीं करते। इट इज ऑल अबाउट योर रूब्रिक, 5 नंबर में आता है। क्रॉस रेफरेंस बता दिया मैंने, है ना, कि इस दवा का और कोई, मतलब इस रूब्रिक का कुछ और नाम है क्या, कंफ्यूजन या फिर और फियर और कोई एप्रीहेंशन बोल रहा है, तो अलग अलग चीजें को क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। और एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर बुक पे जाना, है ना, एक पेज से दूसरे पेज पर रिफर करना कोई चीज को, इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस इन द रिपर्टरी मीन रिफरिंग द सिमिलर रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक, ठीक है, इधर टू कंपेयर और इनहांस द नॉलेज, इसको सिमिलर रूब्रिक को छाटना, इससे उधर चले जाना, फियर कोई है तो उसमें और कुछ अच्छी चीज लिखी है क्या, तो दैट इज क्रॉस रेफरेंस कहलाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इट इज ऑल अबाउट